Hi Ayush. Hi Tanushri. Hi Shamal. Am I audible? Yes, Imran sir. Hi. Ayush, can you please share the screen? I'll not share the screen. Acha, you are not going to share. Okay, fine. Yes. Good afternoon, all the participants. We are starting the session very soon as some more participants are joining. Thank you for very much for your patience.
सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सब लोगों का आज के इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम में मैं इमरान खान बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आयुष, मैं समझना चाहूँगा मेरी स्क्रीन विजिबल है Yes. और आवाज़ भी क्लियर है, राइट? Yes. थैंक यू वेरी मच। सो आज का जो सेशन हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम का है, सो बेसिकली इसका जो टॉपिक हमने रखा है वो कमोडिटीज इंडाइसेस है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कमोडिटीज इंडाइसेस के बारे में। और कमोडिटीज इंडाइसेस के बारे में जानने से पहले मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूंगा कमोडिटीज डेरिवेटिव इकोसिस्टम के बारे में। तो 19th सेंचुरी में बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई और वहीं से जो है तो कमोडिटीज के ट्रेडिंग को एक इनिशियल प्लेटफॉर्म मिला। फॉलोड बाय 1910 से 1930 के बीच में रॉ जूट और ऑयल सीड्स, इन कमोडिटीज का भी जो है तो कमोडिटीज ट्रेडिंग में इनको शामिल किया गया फॉर ट्रेडिंग्स। और आज़ादी के बाद 1953 में एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन की स्थापना की गई, जो कि रेगुलेटर थे कमोडिटीज मार्केट के अप टू सितंबर 2015 तक। ऑफ एंड ऑन 20th सेंचुरी में काफ़ी सारी कमोडिटीज इसमें ऐड हुई और काफ़ी सारी कमोडिटीज इससे बैन भी हुई। और उसके बाद में फाइनली 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमोडिटीज डेरिवेटिव ट्रेडिंग को अलाउ किया थ्रू एक्सचेंजेस। और इसी के चलते 2003 में कुछ कमोडिटीज एक्सचेंजेस ने अपनी जो है तो एक्टिविटी स्टार्ट की कमोडिटीज ट्रेडिंग की, जिसमें से NCDEX नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज भी है। सो अगर हम देखें, एफएमसी ने 1953 से लेके सितंबर 2015 तक कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट किया। एंड सितंबर 2015 में एफएमसी मर्ज हो गया है सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। सो अभी जो प्रेजेंट रेगुलेटर है कमोडिटीज मार्केट के वो सेबी है सितंबर 2015 से अब तक। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की कमोडिटीज एक्सचेंजेस की जो कि इंडिया में अवेलेबल है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर एक इंडिपेंडेंट बॉडी नेम्ड सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसके अंडर में नेशनल एक्सचेंजेस रजिस्टर्ड है, जिसमें से इंडिया में एनसीडीएक्स, एनसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी और बीएससी ये कुछ कमोडिटीज एक्सचेंजेस है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मतलब इन सभी एक्सचेंजेस को 91 कमोडिटीज परमिट किए गए हैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग परमिशन के लिए, जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे 91 कमोडिटीज आइडेंटिफाइड की गई है। जैसे हमने देखा कि सितंबर 2015 में सेबी ने टेक ओवर किया है एफएमसी से, उसके बाद में काफ़ी सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं सेबी के तरफ से। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस कमोडिटी ऑप्शंस डेरिवेटिव को परमिट किया। अर्लियर पहले जो है तो डेरिवेटिव्स में जो है तो सिर्फ फ्यूचर्स ही ट्रेड होते थे, कमोडिटी के ऑप्शंस ट्रेड नहीं होते थे, उसको परमिट किया। और सेबी ने कैटेगरी 3 AIF यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी अनुमति दे दी ट्रेडिंग के लिए। सितंबर 2017 की अगर हम बात करें तो सेबी ने जो है तो इक्विटी और कमोडिटी आर्म्स जो कि ब्रोकिंग के अलग अलग काम करते थे उनको इंटीग्रेशन के लिए अप्रूव किया। और बाद में ये ब्रोकिंग के आर्म्स मर्ज होके एक साथ कमोडिटी और इक्विटी की ट्रेडिंग के लिए अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं।
इसी के साथ जो बैंक सब्सिडरी थी उनको भी अलाउ किया गया। इससे पहले किसी भी बैंक सब्सिडरीज को कमोडिटीज ट्रेडिंग अलाउड नहीं था। बैंक जो कि एज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स बैंक्स को भी अलाउ किया गया, जो कि पहले वो नहीं कर सकते थे। सो सितंबर 2018 की अगर हम बात करें तो एफपीआई जो फॉरेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भी ट्रेडिंग के लिए परमिट की गया, हेजिंग के लिए परमिट किया गया, लेकिन उतना ही पोजीशन वो क्रिएट कर सकते हैं इंडियन कमोडिटीज मार्केट में जितना उनका फिजिकल का प्रेजेंस है। मार्च 2019 की अगर हम बात करें तो सेबी ने म्यूचुअल फंड और पीएमएस इनको भी अलाउ किया कमोडिटीज डेरिवेटिव में पार्टिसिपेशन करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुआ है जून 2019 में कमोडिटी इंडाइसेस को अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। सो इसी के चलते अगर आप देखोगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि उन टोटल 91 कमोडिटीज है परमिटेड, जिसमें से जो कमोडिटीज एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे आपको देखने मिलेगी, उसमें सीरियल्स एंड पल्सेस में बाजरा, बार्ली, चना, मेज, व्हीट, मूंग, पैडी, स्पाइसेस एंड सॉफ्ट और स्वीटनर्स में यहाँ पे कोरिएंडर, जीरा, टर्मरिक और गुड़ भी है। फाइबर्स में कॉटन सीड ऑयल के शंकर कपास, उसके अलावा ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी के नाम से भी जाना जाता है, ग्वार सीड, ग्वार गम। ऑयल एंड ऑयल सीड्स में सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड सीड, कैस्टर्ड सीड, क्रूड पाम ऑयल, सिसमे सीड। और मेटल्स में स्टील भी जो है ट्रेड होता है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे। सो इंडाइसेस में मई 2020 एनसीडीएक्स ने अपना एग्रीकल्चर कमोडिटी इंडाइसेस लॉन्च किया, जो कि इंडिया का सबसे पहला रिटर्न बेस एग्रीकल्चर फ्यूचर्स इंडेक्स था, जो कि 10 लिक्विड कमोडिटी को ट्रैक करके जिसका परफॉर्मेंस आता है उसको लॉन्च किया मई 2020 में। सो एग्रीडेक्स बेसिकली क्या है और किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन बना है, इन चीज़ों को समझने के लिए जो मेरे कलीग हैं मिस्टर आयुष कुशवाहा, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ से इंडाइसेस के बारे में हमको डिटेल जानकारी दे। धन्यवाद इमरान। तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक है इंडाइसिस, तो मैं इंडाइसिस के कमोडिटी इंडाइसिस जो एनसीडेक्स एग्रीडेक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होते हैं एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे जो पहला एक जो इंडेक्स है हमारा, वो एक एग्रीडेक्स इंडेक्स है, जो एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है और वो 10 लिक्विड कमोडिटी से मिलकर बना हुआ है। तो उसके जो की फीचर्स हैं वो एक बार जान लेते हैं। तो जो उसके कंपोनेंट सिलेक्ट करे गए हैं वो बेस्ड ऑन सेबी का क्राइटेरिया है कि जो 80% ऑफ द कंबाइंड वेटेज वाली कमोडिटीज़ हैं, जो कमोडिटीज़ मिला के 80% करती हैं इंडेक्स के अंदर, उनका एडीटीवी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 करोड़ होना चाहिए एटलीस्ट, एज पर सेबी गाइडलाइन। वैल्यू वेटेड इंडेक्स है, तो इसमें जो हम वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स कर रहे हैं। 50-50% वेट असाइन करते हैं हम नेशनल प्रोडक्शन को, जो एवरेज ऑफ लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स है, और ट्रेडेड वैल्यू को, जो लास्ट कैलेंडर ईयर का होता है ऑन एक्सचेंज उस कमोडिटी का, उसको यूज़ करके हम उसका वेट्स निकालते हैं। जो हम वेट्स निकालते हैं उसमें एक और फीचर है कि हम फ्लोर और कैप रखते हैं, मतलब मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है इंडिविजुअल कमोडिटी का या मिनिमम वेट कितना हो सकता है वो फिक्स है। वो हम इसलिए रखते हैं ताकि कोई सिंगल कमोडिटी डोमिनेट ना करे इंडेक्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस एक सेक्टर वाइज कैपिंग भी होती है। जब ये वेट हम डिसाइड कर लेते हैं वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सेम रहते हैं। वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन फर्स्ट बिजनेस डे ऑफ अप्रैल ही चेंज होंगे, पर वो आपको पर वो मार्केट को 3 मंथ प्रायर विच इज विच इज इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी बता दिए जाते हैं। जो इस इंडेक्स में जैसे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये इंडेक्स है, तो रोल ओवर होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो किया जाता है फर्स्ट 3 डेज ऑफ द एक्सपायरी मंथ में। और इस इंडेक्स में जो है कमोडिटीज हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों कमोडिटीज कंसीडर करते हैं, जिसका मतलब है कि फॉर एन एग्जांपल सोयाबीन और उसका जो रिफाइंड सोया ऑयल, वो दोनों सिलेक्ट, हम उन दोनों को इस इंडेक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। कैन यू चेंज द स्लाइड?
यस, डाइवर्सिटी। टू एंश्योर डाइवर्सिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं कि कोई जो सिंगल सेक्टर ऑफ कमोडिटीज हैं वो एग्रीडेक्स इंडेक्स में मोर देन 40% ऑफ द वेटेज नहीं रख सकती, तो उनका मैक्सिमम वेटेज 40% ही हो सकता है। तो जैसे कि ये जो डिफरेंट सेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स है, पल्सेस है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, ग्रेन्स है, कॉटन कॉम्प्लेक्स, स्पाइसेस है। तो ये सारे जो ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि जो सिंगल सेक्टर है वो एट मैक्स 40% ही हो सकता है, उसका रीज़न ये है ताकि कोई सिंगल सेक्टर इंडेक्स को डोमिनेट ना करे और डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर हो इंडेक्स में, इसलिए हमने ये रखा है, इस क्राइटेरिया को रखा है। ये इंडेक्स कंपोनेंट्स के वेटेज हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। इस तरीके से आप देख सकते हैं हाईएस्ट वेटेज चना का है 20%, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज किसी कमोडिटी का जो इंडेक्स में रखा गया है इंडिविजुअल कमोडिटी का वो 20% है, तो इसलिए चना का मैक्सिमम 20% रखा है। सोयाबीन का 15.65 है, फिर रिफाइंड सोया ऑयल का 12.55%, आरएम सीड का 11.81% है, कोकोड़ का 11.22% है, ग्वार सीड का 9.38% है, ग्वारगम का 7.36%, और स्पाइसेस में जो जीरा है उसका 4.51% है, कैस्टर का 4.34% और टर्मरिक का 3.19% है। सो द मैक्सिमम वेटेज की जो कमोडिटी है इस इंडेक्स में वो चना है, और मैक्सिमम सेक्टर जो है वो ऑयल एंड ऑयल सीड्स का है। ये अब हम बात कर लेते हैं रिटर्न और वॉलेटिलिटी जो है इस इंडेक्स की, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम अप्रैल 2016 से लेकर अगर हम मई 2021 की बात करें तो ये मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसके रिटर्न्स हैं एग्रीडेक्स इंडेक्स के, और वॉलेटिलिटी जो एनुअलाइज वॉलेटिलिटी हमने निकाली है। अब देख सकते हैं कि डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं इस इंडेक्स ने। लास्ट 1 ईयर में जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है तब से इसने मैक्सिमम 50% तक ये रिटर्न दिया था। इट हैज मेड अ हाई ऑफ अराउंड 1500 से स्टार्ट किया था हमने। और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके रिटर्न्स इन द लास्ट अप्रैल ऑल्सो, अप्रैल 2021 8.44 तक भी इसने मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑल रिटर्न्स आर वेरी गुड फॉर दीज इंडाइसेस। और अगर आप वॉलेटिलिटी भी देखेंगे तो वॉलेटिलिटी इज ऑन द डिसेंट साइड, अच्छी ओवरऑल वॉलेटिलिटी। अगर हम एवरेज वॉलेटिलिटी देखें अप्रैल 2016 से अप्रैल ये मई 2021 तक, तो इट इज अराउंड 17%। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर ऑफ दिस एनसीडेक्स एग्रीडेक्स इंडेक्स। तो वन ऑफ द इंडेक्सेस की वन ऑफ द बेनिफिट्स इज कि ये जो है आपको एक ओवरऑल डायरेक्शनल इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, जो एनसीडेक्स एग्रीडेक्स पे कमोडिटीज ट्रेड होती है उसके लिए। डाइवर्सिफाइड बास्केट है, डाइवर्सिफाई करता है ये आपके पोर्टफोलियो को अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसका कोरिलेशन अगर आप देखेंगे बाकी एसेट क्लासेस के साथ या इंडाइसेस के साथ तो वो बहुत कम है। एस्टिमेशन ऑफ रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क, इफेक्टिव बेंचमार्किंग के लिए भी यूज हो सकता है, रियल टाइम कैलकुलेशन है, और जो इसका मेंटेनेंस है, जो इंडेक्स का मेंटेनेंस है वो प्रोफेशनली मेंटेन किया जाता है एनएससी इंडाइसेस लिमिटेड के द्वारा, जो बाकी इंडाइसेस जो है हमारे इक्विटी इंडाइसेस उनको भी मेंटेन करते हैं। ये जो है एनसीडेक्स एग्रीडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोगों को छोटी सी हाईलाइट दे देना चाहूँगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें। जो टिक साइज है इस इंडेक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो 25 पैसे है, और यूनिट ऑफ ट्रेडिंग जो है एक लॉट के अंदर 500 यूनिट्स हैं, और जो एक्सपायरी डेट है किसी भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है, और मिनिमम इनिशियल मार्जिन रिक्वायर्ड 6% है अगर हमें इन इंडेक्स में ट्रेड करना है, और डेली प्राइस लिमिट इज 4% प्लस 2%। हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे सेक्टोरल इंडाइसेस हैं जो अभी हमने, जिनके स्पॉट्स अभी हमने 5 जुलाई 2021 को लॉन्च करे हैं, जिन पे फ्यूचर्स हम लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त लाने वाले हैं। तो दिस इज द मच एंटीसिपेटेड प्रोडक्ट, तो उसके बारे में एक हाईलाइट दे देता हूँ। दो सेक्टोरल इंडाइसेस के साथ अभी हमारे हैं। जो पहला सेक्टोरल इंडेक्स है वो एनसीडेक्स ग्वारेक्स है, उसके अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो अंडरलाइन कमोडिटीज़ हैं वो ग्वारसीड और ग्वारगम है। और वहीं अगर जो दूसरा सेक्टोरल इंडेक्स है वो सोयाडेक्स और वो एनसीडेक्स सोयाडेक्स है, इसके अंदर अंडरलाइन है सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल। तो ये जो चारों कमोडिटीज़ हैं ये एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे हाईली लिक्विड कमोडिटीज़ हैं।
और दे आर वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन द एग्रीकल्चरल एटमॉस्फेयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कमोडिटी सिलेक्शन किस तरीके से किया है हमने इन इंडाइसेस के लिए। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि जो कमोडिटीज होनी चाहिए वो एक सिंगल सेक्टर को बिलोंग करनी चाहिए, उन्हें अगर इंडेक्स में इंक्लूड होना है तो जैसे कि हमने बात करी जो ग्वारेक्स इंडेक्स है वो ग्वार कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज का है, तो उसके अंदर वो दोनों कमोडिटीज ग्वार कॉम्प्लेक्स की हैं। और वहीं अगर हम जो सोया डेक्स है उसमें सोया कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज हैं। जो दूसरा पॉइंट है, एक सेबी का मैंडेट है फॉर एनी कमोडिटी, अगर किसी भी कमोडिटी को एलिजिबल होना है फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स तो उस कमोडिटी के ऊपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए फॉर एटलीस्ट लास्ट 12 मंथ्स, और उस पर एटलीस्ट 90% ऑफ द ट्रेडिंग डेज ट्रेड हुआ होना चाहिए इन द प्रीवियस 12 मंथ्स। और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा होना चाहिए फॉर सच कमोडिटीज अवेलेबल होना चाहिए फॉर एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर। तो जैसे कि हम जानते हैं जो चारों कमोडिटीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ग्वारेक्स के अंदर ग्वारगम और ग्वारसीड, और सोयाडेक्स के अंदर सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल, वो चारों इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने वेट्स को कैलकुलेट किया है। तो वेट्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, जैसे वैल्यू वेटेड है इसमें भी, तो हम दो फैक्टर्स पे वेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, एक है नेशनल प्रोडक्शन और दूसरा है लिक्विडिटी। तो प्रोडक्शन वेट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज इन द इंडेक्स। दो कमोडिटीज है इंडेक्स के अंदर, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन पहली कमोडिटी का डिवाइडेड बाय दोनों कमोडिटी को मिला के जो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू होगा। और वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम लास्ट 5 ईयर्स का, जो हर फाइनेंशियल ईयर का एक एवरेज स्पॉट प्राइस होता है और प्रोडक्शन होता है उस कमोडिटी का, उसको यूज कर रहे हैं। वहीं जो दूसरा फैक्टर है लिक्विडिटी, जो मतलब लिक्विडिटी फैक्टर है कि ट्रेडेड वैल्यू क्या है उस कमोडिटी की एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, उसका यूज कर रहे हैं। तो लिक्विडिटी वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, ट्रेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय दोनों कमोडिटीज का मिला के जो टोटल ट्रेड वैल्यू होगा। और ट्रेड वैल्यू से हमारा मतलब है कि जो टोटल वैल्यू उस कमोडिटी का जो टोटल वॉल्यूम है इन करोड़ जो ट्रेड हुआ है एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे फॉर लास्ट 12 मंथ्स, उसको यूज करके हम लिक्विडिटी वेट निकालेंगे। जब हमने प्रोडक्शन वेट और लिक्विडिटी वेट दोनों फैक्टर्स निकाल लिए, हम उन दोनों को 50-50% असाइन करेंगे, कमोडिटी इंडेक्स परसेंटेज निकाल लेंगे फाइनल, जो कमोडिटी का परसेंटेज होगा इंडेक्स में। तो और जो कैपिंग और फ्लोरिंग है, जो कैपिंग का मतलब जो मैक्सिमम वेट है किसी कमोडिटी का वो 70% हो सकता है और मिनिमम वेट 30% हो सकता है। तो कमोडिटी वेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो इस ईयर के कमोडिटी वेट्स हैं। तो एनसीडेक्स ग्वारेक्स जो है उसका सीआईपी जो है वो ग्वारसीड का 63% वेटेज है इंडेक्स में, और ग्वारगम का 37% वेटेज है। वहीं अगर हम बात करें एनसीडेक्स सोयाडेक्स इंडेक्स की, तो सोयाबीन का 68% वेटेज है और सोया ऑयल का 32% वेटेज है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, एक एग्रीडेक्स इंडेक्स जो हमारा है और जो अब हम सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च करने वाले हैं ग्वारेक्स इंडेक्स, उसमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ। तो जैसे कि हमने पहले बात करी, एग्रीडेक्स इंडेक्स था वो एक कंपोजिट इंडेक्स था, 10 लिक्विड कमोडिटीज को मिलके वो इंडेक्स बना था। पर अगर हम ग्वार इंडेक्स पर, जो अभी हमारे दोनों सेक्टोरल इंडेक्स हैं ग्वारेक्स और सोएडेक्स, आप उनके बारे में देखेंगे तो वो पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कमोडिटीज के लिए इंडेक्स है, तो वो सेक्टोरल इंडेक्स है। जैसे वो एक ग्वार कॉम्प्लेक्स को कवर कर रहा है एक इंडेक्स, और दूसरा सोया कॉम्प्लेक्स को कवर कर रहा है। और जो एक दूसरा पॉइंट है, जो एग्रीडेक्स इंडेक्स था वो एक रिटर्न बेस्ड इंडेक्स था, और जो ग्वारेक्स इंडेक्स है, ग्वारेक्स हुआ और सोएडेक्स हुआ, ये दोनों प्राइस बेस्ड इंडेक्स हैं। और जो तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नए जो हम दो सेक्टोरल इंडेक्स के साथ आ रहे हैं उसमें है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे तीन डिफरेंट स्पॉट सीरीज दिखेंगी इंडेक्स की। ये जो पॉइंट है मैं आपको अभी आगे आने वाले एक एग्जांपल के साथ बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या फॉर्मूला क्या है इन सेक्टोरल इंडाइसिस का, सेक्टोरल इंडेक्स को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टू कैलकुलेट दैट, आप लोग जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे P1 हम फर्स्ट कमोडिटी को मान लेते हैं, P2 सेकंड कमोडिटी को मान लेते हैं, तो ये होगा P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2 बाई 100। तो इसका मतलब है प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी इंटू Q1 प्लस प्राइस ऑफ द सेकंड कमोडिटी इंटू Q2 बाई 100। और ये जो Q1 और Q2 हैं ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स हैं, दीज आर नथिंग बट, हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमने पहले वेटेजेस निकाले कमोडिटीज के, उनको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मेट्रिक टन्स।
तो ये हमें बताएंगे कि एक लॉट ऑफ इंडेक्स के अंदर कितना मेट्रिक टन्स ऑफ, अगर हम ग्वार इंडेक्स में देखें तो ये हमें बताएंगे कि एक लॉट ऑफ ग्वारेक्स इंडेक्स के अंदर कितना मेट्रिक टन ग्वार सीड है और कितना मेट्रिक टन ग्वारगम है। और वहीं अगर हम एनसीडेक्स सोयाडेक्स इंडेक्स के अंदर बात करें, सोयाडेक्स जो है उसके अंदर ये हमें बताएगा कि एक लॉट ऑफ सोयाडेक्स के अंदर कितना एम्प्टी सोयाबीन और कितना एम्प्टी रिफाइंड सोया ऑयल है। तो ये जो नंबर है, जैसे आप ग्वार सीड के लिए देख सकते हैं, तो एक लॉट ऑफ ग्वारेक्स के अंदर 7 एम्प्टी ग्वार सीड है और 3 एम्प्टी ग्वारगम है। वहीं अगर हम एक लॉट ऑफ एनसीडेक्स सोयाडेक्स देखेंगे तो सोयाबीन 7 एम्प्टी है, रिफाइंड सोया ऑयल 1 एम्प्टी है। तो यूजिंग दी 7 और 3 अगर हम ग्वारेक्स इंडेक्स की बात करें तो हम इधर यूज करेंगे, तो प्राइस ऑफ ग्वार सीड इंटू 7 करेंगे और जो एडजस्टमेंट करते हैं, प्लस प्राइस ऑफ ग्वारगम इंटू 3 और जो एडजस्टमेंट के बाद डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो इससे इंडेक्स कैलकुलेट होगा, ग्वारेक्स इंडेक्स। सिमिलरली फॉर सोयाबीन रिफाइंड सोया हम 7 और 1 यूज करेंगे। और ये जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर्स हैं ये पूरे फाइनेंशियल ईयर सेम रहेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चेंज किए जाएंगे और वो आपको 3 महीने पहले जुलाई में ही बता दिया जाएगा और जनवरी में ही बता दिया जाएगा। और अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो इंडेक्स हैं सेक्टोरल इंडेक्स हैं, इसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज अवेलेबल रहेंगी, स्पॉट सीरीज। वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एग्जांपल के साथ। जैसे कि आप अगर देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं कि 1 जून जो था उस समय इंडेक्स की सीरीज क्या चल रही होती या हम कैसे इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज चल रही होती, एक इंडेक्स सीरीज जून मंथ की, एक इंडेक्स सीरीज जुलाई मंथ की और एक इंडेक्स सीरीज अगस्त मंथ की। तो अगर हम इसे जनरलाइज करना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम अगर जून मंथ में थे तो जून की सीरीज चल रही थी पहली, तो जिसका मतलब है कि हम जिस महीने में होंगे एक उस महीने की सीरीज चल रही होगी, एक उसके अगले महीने की सीरीज और एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट महीने की सीरीज चल रही होगी। और ये जो तीनों सीरीज हैं, इन तीनों सीरीज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने Q1 Q2 यूज करे वो सेम रहेंगे, पर जो प्राइसेस यूज कर रहे हैं हम इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए वो डिफरेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की होंगी। तो अगर हम जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो जुलाई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल का, उसको यूज करेंगे। और वहीं अगर हम जुलाई इंडेक्स सीरीज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस यूज करेंगे, सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की। और अगर हम इंडेक्स सीरीज फॉर अगस्त कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सितंबर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्राइसेस यूज करेंगे, सोयाबीन और रिफाइंड सोया ऑयल की। तो आपको एक समय पे 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज दिखेंगी, जैसे कि आप इस चार्ट में भी समझ सकते हैं। अगर हम मई महीने में होते हैं तो जैसे मई मंथ क्या है, तो पहली सीरीज एक मई मंथ की होगी, एक उसका नेक्स्ट मंथ जो है वो जून मंथ हो गया, और सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जुलाई मंथ हो गया। तो आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स सीरीज रही, जिसका मतलब है जो नियर मंथ की सीरीज होगी, जो मई मंथ की सीरीज है वो नियर होगी, जो जून मंथ की सीरीज है वो मिड होगी और जो जुलाई मंथ की सीरीज है वो फार होगी। जब लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ आएगा तो ऑफ द मई मंथ आएगा तो मई की सीरीज एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि एक्सपायरेशन जो है लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ है सीरीज का। तो जैसे ही वो एक्सपायर होगी, जब जून मंथ स्टार्ट होगा तो एक अगस्त की सीरीज लाइव कर दी जाएगी। तो आपके पास फिर से 3 डिफरेंट इंडेक्स की स्पॉट सीरीज हो जाएंगी। तो आप जो पहली सीरीज होगी जून मंथ में उस सेम महीने की होती है, तो जून महीने की सीरीज होगी नियर मंथ, जुलाई महीने की सीरीज मिड मंथ और अगस्त मंथ की सीरीज फार मंथ की तरह एक्ट करेगी। ये परफॉर्मेंस है एनसीडेक्स सोएडेक्स का। अगर आप देखेंगे तो विच हैज मूव फ्रॉम अराउंड 3400 टू 300 5400 इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और वहीं अगर हम बात करेंगे फॉर ग्वारेक्स तो उसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो अराउंड 4200 से वो 4800 तक भी गया है, विथ मेकिंग एन हाई ऑफ 5500 इन द प्रोसेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो व्हाई वी कैन कंसीडर द सेक्टोरल इंडाइसेस, हम क्यों इन इंडाइसेस को देख सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, लेस कॉस्ट इन्वॉल्व है इन इंडेक्स को, अगर हम इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना चाहते हैं। कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, कोई रिस्क नहीं है, मतलब कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है इन द कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट, तो कोई भी रिस्क नहीं है डिलीवरी का, क्योंकि ये कैश, इसका सेटलमेंट होगा कैश सेटल्ड होगा, डिलीवरी नहीं लगेगी इसमें कोई। लोअर मार्जिन इन्वॉल्व है इन इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए, मिनिमम इनिशियल मार्जिन 10% रखा गया है इन इंडाइसेस को ट्रेड करना है। तो वेरी लो कोरिलेशन है इन इंडाइसेस का अदर एसेट क्लासेस या अदर एसेट क्लासेस और इंडाइसेस के साथ। और जो ये जो इंडेक्स हैं ये आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए डायरेक्शनल इंडिकेटर भी बन सकते हैं। अगर आप आज जो एनसीडेक्स सोएडेक्स की वैल्यूज चल रही हैं आप उन इंडेक्स को केयरफुली वॉच करते हैं
तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि सोया, जैसे अगर आप एनसीडेक्स सोयाडेक्स को वॉच करते हैं तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि सोया कॉम्प्लेक्स की कमोडिटीज जो है वो किस ट्रेंड में मूव कर रही हैं, आर दे बुलिश, आर दे बेयरिश, और विच ट्रेंड इन आर दे मूविंग इन। वहीं अगर हम और जो इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्यों ये सेक्टोरल इंडाइसेस एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट हो सकता है। एक बहुत ही इजी टू ट्रेड है अगर हम इसे ट्रेड करना चाहते हैं, इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है जब हम बता देते हैं कि एक लॉट के अंदर कितना एम्प्टी ग्वारगम है, कितना एम्प्टी ग्वारसीड है, तो आप बहुत इजीली से अंडरस्टैंड को कोई भी पोजिशनल व्यू है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आएंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन हम जल्दी लॉन्च करेंगे, तो लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो सकता है। और जो अब बाकी जो पॉइंट्स हैं, ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ये इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो आप इसमें आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक लॉट के अंदर कितना एम्प्टी ऑफ ग्वारगम है या कितना एम्प्टी ऑफ ग्वारसीड है, यूजिंग दैट आप इंडेक्स या अंडरलाइन कमोडिटीज में पर्टिकुलर रेशियो में पोजीशन ले सकते हैं और आर्बिट्राज बेस्ड अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिस जिस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं वो है कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग का। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर समय पे आपके पास 3 डिफरेंट इंडेक्स की सीरीज रहेंगी, तो यूजिंग दैट आप नियर, मिड और फार की जो 3 सीरीज रहेंगी उनके बीच में फार या नियर या मिड या नियर के बीच में भी आप जो स्प्रेड चल रहा है उन स्प्रेड को देख के आप स्प्रेड बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट जो सेबी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सेबी ने अलाउ किया है, अभी क्रॉस मार्जिन बेनिफिट्स अलाउ किए हैं फॉर ट्रेडिंग इन कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स। तो अगर आप कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन लेते हैं और अंडरलाइन में पोजीशन लेते हैं तो आपका जो आपको क्रॉस मार्जिन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो एनसीडेक्स ग्वारेक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है जो सेबी के द्वारा अप्रूव किया गया, उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टिक साइज जो रखा गया है इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ₹1 रखा गया है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग है एक लॉट के अंदर 100 यूनिट्स। ट्रेडिंग आवर जो ग्वार इंडेक्स है उसके लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही, शाम 5 बजे तक है, क्योंकि जो अंडरलाइन कमोडिटीज हैं वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ट्रेड होती हैं। एक्सपायरी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ होगी, सिमिलर टू एग्रीडेक्स। और मिनिमम इनिशियल मार्जिन जो है 10% रखा गया है इन इंडाइसिस में ट्रेड करने के लिए। वहीं अगर हम जो दूसरा इंडेक्स है हमारा एनसीडेक्स सोयाडेक्स इंडेक्स, उसकी बात करेंगे तो सारे पैरामीटर्स सेम रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग आवर्स, क्योंकि वो जो ट्रेडिंग जो वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो उसकी एक अंडरलाइन कमोडिटी है रिफाइंड सोया ऑयल, वो सुबह 9 से रात 9 बजे तक ट्रेड होती है। और जो मिनिमम इनिशियल मार्जिन जो है सोयाडेक्स इंडेक्स के लिए भी सिमिलर टू वार इंडेक्स रखा गया है 10%। So thank you everyone. Now Imran will take over from here. Thank you very much, Ayush, for your insightful details on indices. So, इन्वेस्टर गाइडलाइंस की हम बात करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर की कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी चाहिए और किन चीज़ों पे हमको ध्यान देकर उसको अवॉइड करना है। तो अगर हम पहले बात करें कि हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो एक्सचेंज और सेबी के वेबसाइट्स पे जो सर्कुलर इश्यूज होते हैं उसको हमको रेगुलर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। उसके अलावा एक्सचेंज के सिर्फ रजिस्टर्ड एक्सचेंज के थ्रू ही हमको ट्रेड करना चाहिए। केवाईसी जो मैंडेट दिया गया है उसी केवाईसी के मैंडेट के थ्रू हमारा यूसीसी जनरेट करके हमको हमारा ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। हमेशा अपने जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस है उसके लिए हमको इंसिस्ट करना चाहिए और रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स भी हमेशा हमने पढ़ने चाहिए। हमेशा जो भी हम ट्रेड करें उसके लिए जो बिल और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है एवरी सेटलमेंट के लिए हमें उसके लिए इंसिस्ट करके लेना चाहिए, उसको क्रॉस चेक करना चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड नंबर, ट्रेड रेट, ट्रेड क्वांटिटी, इन सब चीज़ों को अच्छे से हमको जांच लेना चाहिए कि वो सही है या नहीं। और अपने ट्रेड्स को क्रॉस चेक करने के लिए आप एक्सचेंज की वेबसाइट से भी जो है तो वेरीफाई कर सकते हैं।
जो रिक्वायर्ड M2M रहेगा या फिर मार्जिन रहेगी फ्यूचर्स डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उसका पेमेंट आपको टाइम टू टाइम करना चाहिए, और नहीं करने पर जो है तो उसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए और हमेशा डब्बा ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। सो जितने भी स्टेटमेंट आपके ट्रांजैक्शंस के होते हैं, उन सभी स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझना चाहिए और उसको चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। और अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आता है तो इमीडिएटली आप जो है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अकाउंट पे ही चेक ही हमेशा अपने मेंबर को दीजिए, जो भी आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनको, उनके नाम का जो सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसी नाम के चेक उन्हीं को उनको इशू कीजिए। हमेशा आपके पीरियोडिकल जो क्वार्टरली और ईयरली और हाफ ईयरली स्टेटमेंट होते हैं उनके लिए आप इंसिस्ट कीजिए और अपने अकाउंट से उसको टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करते रहिए। जो चीज़ें नहीं करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर, हमको किसी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे हमने पहले देखा कि हमको रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हमको नहीं करने चाहिए, उसकी कोई गारंटी अश्योरिटी नहीं होती और उसको कोई रेगुलेट भी नहीं करता है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट, रूमर या हॉट टिप्स के बहकावे में आकर अपने ट्रेड्स ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जब तक आप रिस्क डिस्क्लोजर अच्छे से समझ ना ले, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट ना करें। पहले ट्रेड के बारे में अच्छे से जांच ले, परख ले और फिर ही अपने निवेश की योजना बनाएं। अनसाइंड और डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट ना करें और मार्केट रूमर्स के बहकावे में ना आए। किसी भी पोजीशंस, अपना जितना कैपेसिटी है, आपका जितना इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है और जितनी आपकी बेयरिंग कैपेसिटी है, उतना ही आप पोजीशन ले, एक्सेस पोजीशन ना ले। और किसी भी फॉल्स प्रॉमिस या फिर किसी भी एनालाइज एडवाइजर्स या एक्सपर्ट्स के थ्रू जो टिप्स आती है, उसको अपनी बुद्धिमत्ता के क्षमता के हिसाब से उसको जांच ले, परख ले और तभी उसमें इन्वेस्ट करे, अदरवाइज ना करे। इसके अलावा आप लोगों से चंद सवाल, 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे रिलेटेड टू जो सेशन हमने अभी किया है उससे रिलेट करने वाले। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके बाद जो है आपको उसके आंसर्स देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु रेगुलेट द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? आपके ऑप्शंस है ए आरबीआई, बी आईआरडीएआई, सी पीएफआरडीए या डी सेबी। आपको अपने जवाब चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ देने हैं। दूसरा क्वेश्चन है वेदर सेबी रेगुलेट स्पॉट मार्केट कमोडिटी मार्केट आल्सो। सो बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से है कि क्या सेबी मार्केट जो कमोडिटी ट्रेडिंग चलती है स्पॉट मार्केट में उसको भी रेगुलेट करता है? इसके आपके ऑप्शंस है ए यस, बी नो, सी नॉट श्योर या डी प्रोबेबली यस। तीसरा सवाल है विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइस ऑफ एग्री कमोडिटीज। नीचे दिए गए किन किन फैक्टर्स का एग्री कमोडिटीज मार्केट पे इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है? एक है वेदर कंडीशन, बी है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सी है चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी या डी जितने भी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वो सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज आर्बिट्राज। सो आर्बिट्राज क्या है? इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पहला ऑप्शन है एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट मार्केट, बी है एंटरिंग इनटू परचेज ट्रांजैक्शन इन स्पॉट एंड फ्यूचर्स मार्केट, सी simultaneously entering into sale and purchase transaction in 2 or more markets, d entering into sale transaction in spot and futures market। क्वेश्चन नंबर 5 है
Which stock exchange is having major share in trading volumes in agriculture contracts? उसके लिए आपके पास ऑप्शंस है ए एमसीएक्स, बी एनसीडीएक्स, सी आईसीएक्स या डी बीएसई। सभी पार्टिसिपेंट से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने जवाब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन सभी सवालों के मैं आपको 1 बाय 1 जवाब दूंगा, आप अपने जवाब क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया, उसका सही उत्तर है डी सेबी। दूसरा सवाल था, वेदर सेबी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग आल्सो, जिसका आंसर है बी नो। क्यों कर रहे तीसरा थे? क्वेश्चन, सॉरी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइजेस ऑफ एग्री कमोडिटीज। सो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ 3। तीनों फैक्टर्स जो है एग्री कमोडिटीज मार्केट के प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, वो चाहे वेदर कंडीशन हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो या चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज हो। क्वेश्चन नंबर 4 था, व्हाट इज आर्बिट्राज, और इसका जवाब है सी, simultaneously entering into sale and purchase transactions in 2 or more markets। और फाइनल जो आखिरी क्वेश्चन था कि कौन से एक्सचेंज का मेजर शेयर जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट से आता है, ए एमसीएक्स, बी एनसीडीएक्स, सी आईसीएक्स और डी बीएसई। सही जवाब है बी एनसीडीएक्स। जैसे मैं देख पा रहा हूं ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही जवाब दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा आपके अगर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में अपने प्रश्न या डाउट्स लिख सकते हो, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने डाउट्स या फिर अपने कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू कमोडिटीज इंडाइसेस या फिर कमोडिटीज मार्केट से रिलेटेड, आप अपने डाउट्स चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। We are awaiting for your queries. तो एक सवाल ये है कि प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू एंटर इनटू एग्री मार्केट विद फिजिकल स्टॉक अवेलेबल विद अस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो ट्रेड की बात कर रहे हो, फिजिकल से फ्यूचर्स की बात आप अगर कर रहे हो, तो आप एज अ हेजर डेरिवेटिव मार्केट में आपका जितना भी फिजिकल स्टॉक है उसकी प्राइस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट में उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रा पोजिशन लेकर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और आपके जो ट्रेड के पैरामीटर्स रहेंगे, उन ट्रेड के पैरामीटर्स के हिसाब से एट द एक्सपायरी, जब एक्सपायरी उस कॉन्ट्रैक्ट की आएगी, आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट आपको नल एंड वॉइड करके एग्जिट करना है या फिर आपको उसके अगेंस्ट डिलीवरी देनी है। अकॉर्डिंगली आपका जो पोजीशन इनिशिएट आप करोगे, हेज एज अ कॉन्ट्रा पोजीशन जो इनिशिएट करोगे आप अपने फिजिकल के अगेंस्ट में, वो हेज पोजीशन आप एट द एंड ऑफ एक्सपायरी उसको आप क्लोज भी कर सकते हो या फिर उसको आप डिलीवर भी कर सकते हो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे।
इसका और एक काउंटर क्वेश्चन आया है, हाउ टू डिलीवर। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आप अपना जब ट्रेडिंग और NARL अकाउंट ओपन करोगे, दो अलग अलग अकाउंट रहेंगे। एक रहेगा ट्रेडिंग, जिसके थ्रू आप अपनी पोजीशन डेरिवेटिव मार्केट में इनिशिएट कर सकते हो, और दूसरा अकाउंट जो NARL अकाउंट रहेगा, जो कि नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड का होता है, वो आपके फिजिकल गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जैसे इक्विटी में डीमैट अकाउंट होता है, उसी तरह कमोडिटी में NARL का अकाउंट होता है, और डीमैट अकाउंट भी आप उसको कह सकते हैं। तो जब एट द एक्सपायरी आपका जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला रहेगा, आपको अपने जो रजिस्टर्ड ब्रोकर से आपने अपना पोजीशन इनिशिएट किया है, उनके पास आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि दिस पर्टिकुलर जो आपने जो ट्रेड इनिशिएट किया है, उसके अगेंस्ट में आपको ये कमोडिटी डिलीवर करनी है। तो अकॉर्डिंगली ब्रोकर मेंबर वही रिक्वेस्ट आपकी आगे आपके क्लियरिंग मेंबर के थ्रू जो है तो एक्सचेंज को फॉरवर्ड करेगा, और अकॉर्डिंगली आपका जो डिलीवरी है वो इनिशियली जो आपका डिपॉजिट माल रहेगा वो आपको एक्सचेंज के रजिस्टर्ड वेयर हाउस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जब आप रिक्वेस्ट दोगे, अकॉर्डिंगली उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में जो भी काउंटर पोजीशन रहेगा, उससे वो डिलीवरी मैच करके डिलीवरी का एक जो सेटलमेंट प्रोसेस होता है, जो कि T+2 में होता है, आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रोकर, अकॉर्डिंगली उस पर एक्ट किया जाता है और T+2 में आपका डिलीवरी कंप्लीट होता है। सो फर्दर उसके लिए एक और क्वेश्चन आया है कि क्या कॉस्ट इसके लिए पड़ सकती है। तो मैं आपको बताऊं कि हर कमोडिटी का अपना एक अलग से कॉस्टिंग होता है, जो कि डिपेंड करता है कमोडिटी वाइज। तो आपका जो भी पर्टिकुलर कमोडिटी से रिलेटेड क्वेरी है, आप मेरे को दिए गए नंबर पे भी कॉल करके डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं, या फिर आप मुझे दिए गए ईमेल आईडी पे भी अपनी डिटेल क्वेरी लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको प्रॉपर्ली आपको रिवर्ट कर पाऊँ। और इसमें एक सवाल ऐसा भी आया है कि जो कॉस्ट रहेगी वो कौन बेयर करेगा, आइदर एक्सचेंज या फिर कस्टमर। सो मैं बताऊं आपको कि एक्सचेंज इज हियर। एक्सचेंज जो है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेड और सेटलमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपकी कॉस्ट रहेगी, जैसे आपका फिजिकल गुड आपका जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज का वेयर हाउस है वहां तक लेकर जाने की, वहाँ पे जो असेइंग होती है, जो टेस्टिंग होती है उन गुड्स की, उसकी कॉस्टिंग कस्टमर को बेयर करनी होती है। उन सब कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए ही जो प्राइसिंग आपको डेरिवेटिव मार्केट में मिल रही है, उसके बेसिस पे ही आपको अपना डिसीजन लेना होता है कि वो आपको वो पर्टिकुलर ट्रेड फ्रूटफुल आपको कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच अजय जी। और किसी के कोई और डाउट या क्वेरीज है रिलेटेड टू कमोडिटीज मार्केट, तो वो अपने क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर बाद में भी आपको अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है, तो आप दिए गए नंबर पे या फिर दिए गए ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर इस सेशन को अटेंड किया, और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, आप हमको ज्वाइन करके इसका बेनिफिट ज़रूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच आयुष। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हैव अ गुड डे।